हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अगले वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, जो कि हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा है धातु क्या होता है, धातु क्या होता है और धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, जो कि क्या है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है और इसमें से आने की संभावना जो होती है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे और आप लोग क्या करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, जारी रख सकें। आइए शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म यह है कि वायु में दहन या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब किसी भी धातु को क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे या फिर उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जब वायु में दहन करते हैं मेटल का या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। धातु ऑक्साइड बनाता है। याद रख लेंगे इसको कि जब कोई धातु क्या करेंगे, वायु में दहन करेंगे या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु का क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। इस तरह से याद कर लेंगे, धातु हमारा है, अभिक्रिया करेगा किसके साथ, O2 के साथ, तो ये क्या कर देगा, धातु का क्या बना देगा, ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा ले लेते हैं सोडियम हो गया। सोडियम क्या है, धातु है। अब धातु किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि वे तत्व जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या फिर कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अथवा वे तत्व जिनके परमाणु क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा और लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। तो जब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मेटल हो गया। अब ये मेटल क्या करेगा, जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कर देगा, क्या बनाएगा, हमारा हो जाएगा ये Na2O सोडियम ऑक्साइड बना देगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 गुना कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया सोडियम, सोडियम का क्या बन गया, ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम। जब कैल्शियम करेगा, कैल्शियम भी हमारा क्या है, कैल्शियम भी हमारा मेटल है, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसके। ये क्या कर देगा, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, CaO बना देगा। यहाँ पे 2 रहेगा, बैलेंस कर देंगे इसको। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो Al हो जाएगा प्लस हमारा क्या, O2 से अभिक्रिया का ये बना था हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। Al2O3 बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे, 3 दूना के 6, इसको 3 कर देंगे, इसको 2 दूना के 4, इसको क्या कर देंगे 4। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन जा रहा है, कोई भी धातु जब क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा या फिर क्या, वायु की उपस्थिति में जब दहन कराएंगे तो वायुमंडल में तो ऑक्सीजन होता ही होता है और जब दहन कराते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया ही करता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं वायु में दहन कराएं या फिर किससे अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो सब का सब क्या होगा, यही रिएक्शन लिखेंगे, क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है। ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक ले लेंगे तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो फिर जिंक ऑक्साइड बना देगा, ZnO बना देगा। ठीक है, कापर ले लेंगे तो कापर हमारा क्या बना, कापर प्लस O2 ले लेंगे तो ये भी हमारा क्या बनेगा, CuO बना देगा, CuO कॉपर ऑक्साइड। 2 कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, इसको 2 करके बैलेंस कर देंगे। तो कोई भी हमारा जब मेटल है, जब क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा या फिर वायु की उपस्थिति में उसको दहन कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्साइड बना देगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, इसको अच्छे से पढ़ा था। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा सोडियम ऑक्साइड, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति का होगा। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी कैसा होगा, ये भी क्षारीय प्रकृति का होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अब सब का सब क्षारीय नहीं होगा, कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे जो क्या करेंगे, जिनकी प्रकृति अम्लीय भी हो जाएगी और क्षारीय भी हो जाएगी। मतलब वो अम्ल के जैसे भी कार्य करेंगे और क्षार के जैसे भी कार्य करेंगे। तो उस प्रकार के ऑक्साइड को बोलते हैं क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। उसके लिए आता है टर्म उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड।
ठीक है। धातुओं के वे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्या होती है, जरूरत पड़ने पे अम्लीय प्रकृति का भी कार्य करेगा, जरूरत पड़ने पे क्षारीय प्रकृति का भी कार्य करेगा, तो उस प्रकार के ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या है, एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड है ये भी क्या है, एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड की प्रकृति में आते हैं। ठीक है। अब एक और बात यह है कि वायु में दहन कराने का मतलब ये है कि अब हमारे पास मेटल तो बहुत सारे हैं, सोडियम भी मेटल है, लोहा भी मेटल है, ठीक है, सोना भी मेटल है, चांदी भी मेटल है। अब सबका दहन कराएंगे तो सबका जो दहन करने की प्रक्रिया है, जो दहन करने की दर है, जो रेट है, वो अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा क्या है, मेटल कितना अधिक सक्रिय है, कितना अधिक एक्टिव है, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से वो क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ या फिर वायु में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोडियम की। तो आप लोग जानते होंगे कि सोडियम को क्या करते हैं कि मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। क्यों मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत अधिक सक्रिय धातु है। उसको क्या करेंगे, वायु में इस तरह से रखेंगे, बस वो क्या कर लेगा, तुरंत रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा वायु से और तुरंत उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ठीक है। तो वो सोडियम मेटल तो है लेकिन उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत अधिक है। लेकिन अब बात करेंगे लोहे की। तो लोहे की छड़ को हम लोग कहीं भी इधर उधर रख देते हैं तो वो भी रिएक्शन करता है, लेकिन वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है। जैसे कि उसके ऊपर जंग लग जाता है तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन से ये विक्रिया करके उसके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर भी क्या होता है, धीरे धीरे एक लेयर आ जाती है रस्ट की, जंग की, जो क्या करता है उसको धीरे धीरे क्या करता है, खराब करने लगता है। ठीक है। तो कोई भी मेटल, सब के सब मेटल एक जैसे बिहेव नहीं करेंगे। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक सक्रिय होते हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ आसानी से जल जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इधर सोडियम को लेकर के आएंगे, इधर वायुमंडल में रख कर रखेंगे, तब तक अपने आप वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन बात करें कुछ ऐसे तत्वों की, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अगर मैग्नीशियम की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो अब ऑक्सीजन के साथ या फिर वायु में उसको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे उतना अधिक रिएक्टिव नहीं होगा जितना कि सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है। उसी तरह से अलग अलग प्रकार के जो मेटल हैं उसकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ या फिर किसके साथ, वायु में दहन की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या होंगी, अलग अलग रेट की होंगी। सोडियम पोटेशियम बहुत तेज़ी से क्रिया करेगा। मैग्नीशियम कैल्शियम क्या करेंगे, थोड़ी सी कम स्पीड में अभिक्रिया करेंगे। और सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये इनकी जो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या होगी, बहुत स्लो होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। या फिर ये कह सकते हैं कि इनको रिएक्ट करने के लिए बहुत अधिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हीट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हीट बढ़ाएंगे तब जाके वो ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया वायु में दहन। अगला रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा हम लोगों का कि जल के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और क्या क्या बनता है। ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे कि जब कोई धातु क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। जिस तरह से जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही थी धातु की, तो क्या बन रहा था, धातु का ऑक्साइड बन रहा था। उसी प्रकार से जब धातु क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी वहाँ पे क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है। तो हमारा हो गया धातु, कोई भी मेटल हो जाएगा, अभिक्रिया करेगा किसके साथ, जल के साथ, तो क्या करेगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा, धातु का क्या बनाएगा, ऑक्साइड, और इसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब जो धातु ऑक्साइड है ये बना है, ये पुनः क्या करता है, जल की अधिकता में घुल जाता है। पुनः ये जो धातु ऑक्साइड बना है ये जल की अधिकता में क्या होगा, घुल जाएगा। और जब धातु ऑक्साइड जल की अधिकता में घुलेगा, इसका मतलब ये होगा कि जल के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ऑक्साइड प्लस क्या, जल, तब जाके ये बना देगा क्या, धातु का हाइड्रोक्साइड बना देगा। धातु क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जल के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पहले क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनाएगा, और यदि जल की अधिक मात्रा उसमें उपस्थित रहती है तो फिर वो ऑक्साइड क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके उसका हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सभी धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया करने की रिएक्टिविटी डिपेंड ये करता है कि हमारा धातु कितना अधिक सक्रिय है, कितना अधिक क्रियाशील है। कहने का मतलब ये है कि सोडियम है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आवर्त सारणी यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा,
अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी हम लोग आगे लेसन में पढ़ेंगे, पूरे आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। तो जो पहले वर्ग के तत्व होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, जो दूसरे वर्ग के तत्व होंगे उससे कम क्रियाशील होंगे, तीसरे वर्ग के जो तत्व होंगे वो उससे कम क्रियाशील होंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी आवर्त में बाएं जब लेफ्ट से क्या करेंगे राइट जब चलते हैं तो उसकी क्रियाशीलता तत्वों की क्या होती है, घटती जाती है। तो जो इधर तत्व होंगे हमारे वो क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे, और जो इधर होंगे वो क्या होंगे, कम क्रियाशील होंगे। मेटल की बात कर रहा हूँ, धातुओं की। तो सोडियम हमारा पहले वर्ग में आता है, इसलिए सोडियम क्या है, बहुत अधिक सक्रिय है। सोडियम के बाद सोडियम पोटेशियम हमारा पहले वर्ग में आता है, ये भी क्या होता है, सक्रिय होता है। तो सभी धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती हैं, सिर्फ सक्रिय धातुएं क्या करेंगी, जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। जैसे हमारा क्या है, सोडियम है और ये H2, जब ये क्या करेगा, ये आसानी से अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा क्या हमारा Na2O बनाएगा, और क्या कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया तो इसको दोगुना करना पड़ेगा, Na2O। इस तरह से हमारा ये क्या होगा, बैलेंस हो गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया और ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अब ये सोडियम ऑक्साइड क्या करेगा, जब पुनः जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यदि जल की अधिक मात्रा वहाँ पे उपस्थित होती है तो पुनः सोडियम ऑक्साइड Na क्या करेगा, H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH कितने बनेंगे हमारे, 2 है, 2, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कोई भी यदि मेटल है वो क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो पहले उसका ऑक्साइड बनाएगा, और जब ऑक्साइड बन जाएगा उसके बाद फिर क्या बनेगा, फिर जल की अधिकता में अभिक्रिया होगी तो क्या करेगा, उसका हाइड्रोक्साइड बना लेगा। याद रखेंगे इसको। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक सक्रिय धातु होते हैं, और जब वो क्या करते हैं, जल के संपर्क में आते हैं तो तुरंत रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होने की वजह से उसमें क्या होती है, आग लग जाती है, मतलब वो जलने लगता है, ठीक है। Na प्लस H2O से हमारा क्या बनेगा, Na2O बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। और फिर ये हमारा क्या है, Na2O है, ये H2O से रिएक्ट करेगा, अधिकता में घुल जाएगा तो NaOH का क्या करेगा, निर्माण करेगा 2Na। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, इसमें से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, और जब बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी तो वही ऊष्मा क्या करेगी, इसी हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, जलाने लगती है, दहन करने लगती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, आग लग जाती है, ठीक है। लेकिन सेम टू सेम ये प्रक्रिया किसके साथ होगा, पोटेशियम के साथ भी यही होगा। जब पोटेशियम को भी क्या करेंगे, पानी के संपर्क में लाएंगे तो वो जल जाएगा, मतलब उसमें आग लगने लगेगी, आग जैसे लग जाएगी उसमें। लेकिन अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जब क्या करेगा, कैल्शियम भी पानी से अभिक्रिया करेगा तो वो भी क्या करेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और वो भी एक प्रकार की कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। तो कैल्शियम जब क्या करेगा, H2O से रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। फिर ये CaO क्या करेगा, H2O के साथ घुल करके क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इस तरह से। चूँकि इसमें आग नहीं लगेगी, क्यों आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये भी एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। लेकिन इसमें जो जितनी इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए, दहन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उतनी ऊष्मा इस रासायनिक अभिक्रिया में से नहीं निकल पाती है, इसीलिए इस हाइड्रोजन का दहन नहीं हो पाता है। जब इस हाइड्रोजन का दहन नहीं हो पाएगा, फिर हम क्या करेंगे, जब पानी में क्या करेंगे, कैल्शियम के टुकड़े को डाल देंगे इस तरह से, तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, कैल्शियम के टुकड़े के ऊपर चारों तरफ क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, इस तरह से इकट्ठा हो जाएगी। और जब कैल्शियम के टुकड़े के चारों तरफ चिपक जाएगी तो कैल्शियम का जो टुकड़ा होगा ऊपर पानी में आके क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, धातु जब क्या करेंगे, जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो ऐसे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा जल के साथ, लेकिन अब मैग्नीशियम जितनी आसानी से सोडियम रासायनिक अभिक्रिया कर लिया है, पोटेशियम कर लिया है, कैल्शियम कर लिया है, उतनी आसानी से मैग्नीशियम नहीं कर पाएगा। अब मैग्नीशियम से हमको जल के साथ अभिक्रिया करनी है तो ठंडे जल के साथ वो अभिक्रिया नहीं करेगा, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्या करेंगे, ठंडे जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगे, क्योंकि वो अधिक रिएक्टिव है, सक्रिय है। लेकिन जो मैग्नीशियम क्या करेगा, गर्म जल के साथ, ठंडा जल लेके जाएंगे उसके पास, ठंडा H2 लेके जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी,
इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म कर देंगे, गर्म जल लेके जाएंगे, तब जाके हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगी और तब जाके मैग्नीशियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और ये पुनः मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या कर देगा, H2 के साथ मिल करके मैग्नीशियम का क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड बना देगा। सभी जो धातु हैं उनका जो गुणधर्म है वो तो सेम टू सेम होता ही है, लेकिन उसी में से कुछ क्या होते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कुछ धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, गर्म जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया देगा। इसी प्रकार से हमारी अन्य धातुएं हैं, एल्यूमिनियम धातु है, एल्यूमिनियम है, आयरन है और कौन सी धातुएं हैं, जिंक धातुएं हैं। जब एल्युमिनियम भी धातु है, आयरन भी धातु है, जिंक भी धातु है, लेकिन ये भी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे जल के साथ, लेकिन जिस तरह से सोडियम रासायनिक अभिक्रिया कर लिया है जितनी आसानी से कैल्शियम कर लिया है, जितनी आसानी से मैग्नीशियम कर लिया है, उतनी आसानी से ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, H2O को भाप में बदलना पड़ेगा। मतलब जब क्या करेंगे, पानी की भाप को जब इसके संपर्क में लाएंगे तब जाके ये इससे रासायनिक अभिक्रिया करेगा और इससे रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः क्या बना देगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, या फिर क्या बना देगा, Fe2O3 बना देगा, या फिर जिंक ऑक्साइड बना देगा, इस तरह से। ठीक है, एल्युमिनियम इससे अभिक्रिया करेगा तो Al2O3, Fe करेगा तो Fe2O3, जिंक करेगा तो जिंक ऑक्साइड और प्लस इसमें से क्या है, मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया देंगे और फिर इनके मतलब जो क्या होंगे, ऑक्साइड होंगे, ये फिर आपस में क्या करेंगे, H2O के संपर्क में आकर के घुल जाएंगे और घुल करके क्या कर देंगे, हाइड्रोक्साइड बना देंगे उसका। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बनेगा, उत्पाद का निर्माण होगा। अब इसके अलावा कुछ और धातु ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करती ही नहीं है जल से। वो कौन कौन सी हैं, जैसे हमारा चांदी हो गया, Ag हो गया, चांदी हो गया, गोल्ड हो गया, Au हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक है, ये जो हमारी धातुएं हैं वो जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर ही नहीं पाती हैं, करती ही नहीं है। नॉट रिएक्टेड, नॉट रिएक्शन, रिएक्ट विथ H2। तो ये हमारा क्या टॉपिक हो गया, जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया। अगला रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा हम लोग का कि अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है और किस प्रकार से उत्पाद का निर्माण होता है। जब हम लोग लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब कोई अम्ल क्या करता है, किसी सक्रिय धातु से क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। याद होगा आप लोगों को। यदि आप लोगों को ये याद नहीं है तो आप लोगों को सजेशन में ऊपर यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्या करें, क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वही टॉपिक फिर से एक बार यहाँ पे आ गया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और संगत लवण का निर्माण करता है। याद रखेंगे इसको। जब कोई धातु, सक्रिय धातु क्या करेगा, तनु अम्ल के साथ रासायनिक, तनु डाइल्यूट होना चाहिए, तनु अम्ल के साथ क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो संगत लवण का निर्माण करेगा और उसमें से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, वो मुक्त करेगा। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा ले सकते हैं इसका, धातु कोई ले लीजिए, सोडियम हो गया। ठीक है, और तनु अम्ल में ले लीजिए HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। अब ये हमारा क्या बना देगा, NaCl बनेगा और इस तरह से हमारा क्या होगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब समीकरण बैलेंस तो है नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा, ये 2 तो ये 2 और ये 2 तो ये भी 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, धातु हो गया, ये अम्ल हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये लवण का निर्माण हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैल्शियम ले लेते हैं, इसकी भी अभिक्रिया HCl से करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ये हमारा क्या बना देगा, CaCl2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसमें से बैलेंस करने के लिए इसको क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग इस बात को हो रहा हो कि ये CaCl2 क्यों बन गया, ये NaCl क्यों बन गया, ये NaCl2 क्यों नहीं बना। तो इसको यदि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो एक छोटा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ये संयोजकता के हिसाब से हमारे जो सूत्र होता है, सूत्र का निर्माण होता है संयोजकता के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि सोडियम है हमारा, सोडियम की संयोजकता होती है 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की भी संयोजकता होती है 1। अब बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम की संयोजकता होती है 2। अब ये संयोजकता कहाँ से आती है, यदि आप किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद सबसे बारीक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
उसी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है कि उसका संयोजकता कितना होगा। यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता 1 होगा, यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता 2 होगा, ठीक है। 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 होता है तो फिर वो घटने लगता है 3, 5 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 7 रहेगा तो फिर 1 हो जाएगा। इस तरह से संयोजकता निकाल लेते हैं और इसी संयोजकता के हिसाब से क्या करते हैं, फार्मूला बनता है। जैसे अब जब हमको बनाना है Na मिला करके Cl के साथ, तो Na और Cl जब आपस में मिलेंगे तो इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 1 है, तो इसके वैलेंसी को इसके आगे लिखना होता है और इसके वैलेंसी को इसके सामने लिखना होता है। तो Na 1 और Cl 1 और 1 1 नहीं लिखते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमारा उत्पाद क्या बनेगा, NaCl। यदि हम लेते हैं Ca को Cl कैल्शियम को लेंगे क्लोरीन के साथ, या ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो उत्पाद बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, Ca हो गया, ये Cl हो गया। कैल्शियम का कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है, तो इसके वैलेंसी को लिखेंगे इसके सामने और इसके वैलेंसी को लिखेंगे इसके सामने, तो ये हमारा बनेगा Ca, इसका 1 हो जाएगा और ये Cl2, तो 1 नहीं लिखेंगे तो इस तरह से हमारा CaCl2 बन जाएगा। इस तरह से क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, धातु जब क्या करता है, तनु अम्ल से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। एक और एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं इसमें। तीसरा ले लीजिए मैग्नीशियम, ले लीजिए Mg, ठीक है। दूसरा अम्ल ले लेते हैं, यहाँ पे दूसरा अम्ल क्या ले लिया जाए, HNO3 ले लीजिए, HNO3, तो इससे हमारा क्या बनेगा, MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का ट्वाइस हो जाएगा और इस तरह से हमारा H2 गैस मुक्त होगी। इस तरह से ये ट्वाइस इसलिए हुआ है कि नाइट्रेट पे एक आयन होता है और जिस पे जितना आयन होता है वही उसके वैलेंसी को दिखाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया धातु जब क्या करता है, धातु अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अगला रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो जब कोई सक्रिय धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका हाइड्राइड बना देगा, धातु हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, धातु हाइड्राइड बनेगा, धातु हाइड्राइड बनाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे सोडियम ले लेते हैं और क्या लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, Na या सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे इसको। ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो इसका बना जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड का सूत्र क्या होगा, CaH2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका 2 होता है, इसके वैलेंसी को इसके सामने, इसके वैलेंसी को इसके सामने, CaH2 हो जाएगा। उसी तरह से Mg क्या करेगा, रिएक्शन करेगा H2 के साथ, तो ये क्या कर देगा, MgH2 बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया कि अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और क्या करेगा, संगत लवण का निर्माण करेगा, और जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो उसका हाइड्राइड बना देगा, धातु को क्या बना देगा, हाइड्राइड। अगला रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा हमारा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, धातु का क्लोराइड बना देगा। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बना देगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्लोराइड बना देगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात जैसे लिख लेते हैं, इसमें क्या बनेगा, धातु क्लोराइड। धातु क्लोराइड बनेगा हमारा, यहाँ पे धातु क्लोराइड का निर्माण होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं, Na लेते हैं और क्या Cl2 गैस लेते हैं। सब लोग जानते हैं NaCl बनेगा, यहाँ पे बैलेंस कर देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं Mg ले लेते हैं प्लस Cl2 गैस ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम ले लेते हैं, Cl2 गैस ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इस तरह से क्या हो गया, हम लोगों ने रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया। पहला रासायनिक गुणधर्म हम लोगों ने क्या पढ़ा, वायु में दहन। क्या पढ़ा हम लोगों ने, वायु में दहन या फिर क्या, O2 के साथ अभिक्रिया, तो इसका उत्पाद क्या बन रहा था, धातु का ऑक्साइड बन जा रहा था, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया में हम लोगों ने ये देखा है कि जब कोई धातु क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और पहले ऑक्साइड बना देगा,
और पुनः वो ऑक्साइड क्या करेगा, जल में घुल जाएगा और घुल करके क्या कर देगा, उसका हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो क्या करता है, सक्रिय धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके संगत लवण का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगी, मुक्त करेंगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन, हमारा क्या हो गया तीसरा, अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन। चौथा हो गया हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और पांचवा हो गया हमारा किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, Cl2 के साथ। तो वायु में दहन करने पे ऑक्साइड बनेगा, जल में दहन करेंगे तो पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एसिड के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या करेगा, लवण का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। और जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बना देगा उसका, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का क्लोराइड बना देगा। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। कोई पैसा तो लग नहीं रहा है सब्सक्राइब करने का। नीचे लाल कलर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसी बस क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। बस एक बार क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे एक बेल आइकन आ जाएगा, और जब बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन पे क्या कर देंगे, वहाँ भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है आप लोगों को क्या होती रहेगी, मिलती रहेगी, और आप लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और आपकी पढ़ाई ब्रेक नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो कम से कम इतना कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।